खर्चा बताया कि इस गाड़ी के ऊपर आया था 25,000 रुपये इसकी फ़ीस थी और साइड में एक डेंट था और ये इतना एरिया पूरा का पूरा रीपेंट हुआ है इस गाड़ी का। टाइम 90 की स्पीड में चढ़ गई है गाड़ी। जैसे मोड है, आप सोच रहे हो कि 60-70 की स्पीड में गाड़ी चलानी है तो भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है मेरे को गाड़ी चढ़ाते टाइम। ये पत्थर दिक्कत दे सकता है और ये यहाँ पे अच्छा खासा नाला भी है। जी क्या हाल चाल, मैं ऋषभ चंदेल। तो आज तारीख है 7 जुलाई 2025। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज मेरे को जाना है कम से कम 35-40 किलोमीटर दूर अपनी मासी के घर, क्योंकि मेरे को वहाँ पे ना छोटा सा सामान छोड़ने जाना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से भी इसी बीच में बातचीत भी कर लेते हैं। और वैसे भी मेरी आजकल ना ड्यूटी भी स्टार्ट हो गई है, जो मेरा बिलिंग का काम है, बिल देने का, तो वो भी 1-2 दिन से स्टार्ट ही हो गया है। पर मैं काम पर गया नहीं क्योंकि ये छोटे मोटे काम थे जो कि मेरे को करने थे। तो भाई जो मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बता रहा था कि गाड़ी में जो है मेरे 2-2.5 साल से जो है कूलेंट की एक भी बूंद नहीं गई है। तो इस बीच में जो है मेरे को एक ही डर था कि गाड़ी के अंदर कहीं जंग ना लग जाए। तो इसने इस रेडिएटर की सफाई की अपने तरीके से, जैसे मेरे को ठीक लगा। तो मैंने इसमें क्या किया कि सर्फ वगैरह घोला और इसके अंदर जो है 15-20 मिनट के लिए मैंने इसमें छोड़ दिया, गाड़ी स्टार्ट की। और जिससे कि मेरे को लग रहा था कि थोड़ा बहुत जो है धूल मिट्टी जो है इससे बाहर निकल जाएगी, पर धूल मिट्टी साफ भी होगी। और इस बीच में मैंने कहा था कि आप लोगों को अगर मेरा तरीका ये गलत लग रहा है तो मेरे को बताना ज़रूर। तो इसी बीच में मेरे को एक भाई का कमेंट आया, मेरे को एक अच्छी जानकारी दी है। तो उन्होंने पहले तो भाई ये बताया कि रेडिएटर अपना इसको जो है सर्फ से नहीं धोते, इसके अंदर सर्फ नहीं डालते हैं। उसका रीज़न भी बताया कि इसके अंदर जो गैस किट होती है वो कहीं ना कहीं भाई डैमेज हो जाती है। और साथ में जो है ये पाइप है आपकी, ये जितनी भी पाइप हैं प्लास्टिक की, ये भी अंदर से डैमेज हो जाती है। इनके अंदर जो क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है एक सर्फ की वजह से, क्योंकि सर्फ एक हार्ड मटेरियल होता है जो कि अंदर काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है। इससे रेडिएटर की सफाई नहीं होती है। अगर आपने रेडिएटर की सफाई करनी है तो इसके लिए आपको जो यहाँ से ये पाइप खोलनी पड़ेगी और इसमें लगातार पानी डालते रहना होगा, चाहे नलके से या टुल्लू पंप से लगा के जो है यहाँ पे प्रेशर मारते रहो, और जिससे कि आपकी थोड़ी बहुत रेडिएटर की सफाई हो जाती है। तो वो बेस्ट तरीका है जो कि मेरे को भाई ने बताया। और दूसरा एक और चीज़ बताई मेरे को कि ये जो है आपका ब्रेक ऑयल है और कूलेंट है, ये कभी भी फुल नहीं भरने हैं। इसका रीज़न तो मेरे को नहीं पता, पर इतना बताया कि जितना ये मैक्स लिखा हुआ है इससे ऊपर तो आपका ये मतलब ब्रेक ऑयल नहीं जाना चाहिए। और कूलेंट का भी यही बताया कि यहाँ पे जैसे निशान है फुल का, तो इसको भी इससे ऊपर मत भरें। इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर जो आप ये देख रहे हो छोटे सा होल, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आपका रेडिएटर से जो पानी और कूलेंट जो गर्म होने लगता है तो वो उसका जो भाप होता है, वाष्पीकरण, वो यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये फुल होगा तो आपका कूलेंट और जो पानी है वो यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा बहुत निशान है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने फुल भर दिया था। तो अभी देखो जैसे मैंने फुल भरा था ना, अब ये देखो कितना कम है, ये फिर से उसी लेवल पे आ गया ये जहाँ पे भाई ने बताया था। तो भाई आपकी ये जानकारी ना मेरे को काफ़ी अच्छी लगी और ये मेरे लिए तो काफ़ी हेल्पफुल थी। और मेरे आइडिया से जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उन भाइयों को भी काफ़ी हेल्प मिली होगी इस जानकारी से। तो भाई यही सीन था, इसका मेरे को पता नहीं। तो अभी के लिए मैंने बोला था कि मैं इससे निकाल दूंगा कूलेंट वगैरह, पर देख लो भाई ये खुद ही ऑटोमेटिक काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो अब इससे तो क्या ही निकालना। और बाकी इसको एक बार चेक कर लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो ये भी काफ़ी ठीक ठाक ही है, तो ये भी कम ही है। बाकी अब ब्रेक ऑयल का अब क्या बोलूँ, इसको अब रहने देते हैं ऐसे जैसा भी है, इसको तो छोड़ ही देते हैं। तो बस यही सीन था जो कि मेरे को क्लियर करना था। तो थैंक यू सो मच भाई जिन्होंने मेरे को ये जानकारी दी। आपके कमेंट की वजह से थोड़ा बहुत मैं सीख रहा हूँ, बाकी तो उतनी ज़्यादा नॉलेज तो मेरे को भी नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए अब ऐसा करते हैं कि गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो अभी मैं निकल चुका हूँ घर से, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अपना कूलेंट वगैरह का सीन, तो भाई ऐसी बात है सारी की सारी। तो अब जो है अब हम निकल चुके हैं आगे। तो अभी मेरे को जाना है मासी के घर। तो आज का जो मेरा प्लान है वो वैसे था कि इस गाड़ी के टायर चेंज करने हैं मैंने, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि पीछे वाले दोनों टायर घिस चुके हैं, एक पंचर है और एक की स्टपनी है जो कि मेरे को ऐसी लग रही है वो भी गंजा हो चुका है टायर। और एक टायर है अच्छा खासा जो कि इस साइड वाला टायर है वो इस टाइम बिल्कुल सही है, पर सोच रहा हूँ कि उसको जो है स्टपनी के साथ यूज़ करूँ और बाकी जो है 2 नए टायर खरीद लूँ विद रिम, वो भी कबाड़ वाले के पास। अगर मैं देखो दुकान में जाता हूँ ना टायर खरीदने तो मेरे को कम से कम 5,000 रुपये के टायर पड़ेंगे, क्योंकि मैंने इस गाड़ी में सेकंड हैंड टायर भी डलवाए हैं और नए टायर भी डलवाए हैं। तो दोनों के कंपेरिजन में मेरे को जो है सेकंड हैंड टायर सबसे बेस्ट रहे हैं, वो काफ़ी लंबे टाइम तक भी चले। और जो मैंने नए टायर डलवाए हैं
वो कीमत के हिसाब से ज़्यादा महंगे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को भाई पैसा बचाना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा बचाऊंगा, जैसे भी पैसा बचता है वो मैं आगे लगा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि यार मैं सारा पैसा भी ख़त्म कर दूँ और बाद में मेरे को खर्च करने के लिए कुछ बचे ही ना। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आपको गाड़ी की परफॉर्मेंस भी दिखाई देते हैं कि ये गाड़ी कितना भागती है और क्या इसकी एवरेज तो यार अभी कैसे बताऊँ मैं, बजट का थोड़ा सा इशू है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी गाड़ी साइड में लगाते हैं और आपको इसकी ना परफॉर्मेंस बताते हैं कि गाड़ी भागने में कितनी तेज़ है भी कुछ इसमें या नहीं है। तो चलो 1 मिनट गाड़ी साइड में लगाते हैं और अपना मोबाइल होल्डर निकालते हैं, उसमें लगाएंगे अभी इसको हम। तो लो जी शुरू करते हैं। अब जिस चीज़ के लिए हमने इस कैमरे को लगाया है, तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा रोड थोड़ा सा टफ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा बाजार भी है, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो चलो जी अब चलाते हैं अपनी गाड़ी। तो देखो भाई इस टाइम जो स्पीड है मेरी गाड़ी की वो है 60, अगर आपको दिख रही हो तो अभी 60 की स्पीड में मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो ये है एवरेज वाली स्पीड, इसमें जो है आपको गाड़ी अच्छी एवरेज दे देती है, पर इसमें भी डिपेंड करता है कि आप जो है गाड़ी का एक्सीलेटर वगैरह कितना स्मूथ दबाते हो, फालतू का एक्सीलेटर करते हो गाड़ी को या कम ही रखते हो। तो ये आ गया जी प्लेन। और यहाँ पे बात करें स्पीड की तो 70 की स्पीड में चला रहा हूँ इस टाइम में गाड़ी। और गाड़ी के जो टायर है वो नए नहीं है, इस टाइम 90 की स्पीड में चढ़ गई है गाड़ी की सुई। ओहो चल कोई ना, 90 की स्पीड तक नॉर्मल था। पिकअप तो अच्छा है भाई गाड़ी का, ये तो मानने वाली बात है, पर इसमें जितना इसने तेल पिया होगा ना इस टाइम, वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना इस गाड़ी ने तेल पी लिया होगा। अगर ओवरटेक करना हो तो 40 की स्पीड है, 5-7 सेकंड ले लेती है 100 तक पहुंचने को। 40 की स्पीड में अगर गाड़ी चला रहे हो तो मान लो आप 40 की स्पीड में चला रहे हो, फिर आपको लग सकते हैं 10 सेकंड लग सकते हैं कि 100 की स्पीड तक आपको गाड़ी पहुंचानी है, मतलब इतनी स्पीड में आपको ओवरटेक करनी है। तो इसमें आप ना 40 से 80 की स्पीड आप 2-3 सेकंड में कवर कर सकते हो, 40 से लेके 80 तक पहुंचाने के लिए। बाकी अभी देखो 40 की स्पीड मतलब 50 की स्पीड है इस टाइम, ठीक है 50 की स्पीड में चलिए। अब मैंने एक्सीलेटर दिया, अब इसकी सुई आपको शायद दिख रही हो तो ये इस टाइम 80 पहुंच चुकी है बड़े आराम से। तो यही तो फायदा है भाई इसका थोड़ा बहुत तो है भाई फायदा इस गाड़ी का। अब जैसे यहाँ पे मोड़ है ना काफी ज्यादा, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इसमें यार एक दिक्कत आती है, अब जैसे मोड़ है, आप सोच रहे हो कि 60-70 की स्पीड में गाड़ी चलानी है, तो भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी स्पीड में जो है यहाँ पे आपकी टायर ज़्यादा डैमेज होंगे, क्योंकि टायर ज़्यादा घिसते हैं। और ये अपोलो के टायर हैं इस टाइम मेरी गाड़ी में, तो इनमें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अब फिर से आगे प्लेन रोड, अब फिर से हमारा होगा एक टारगेट की गाड़ी दौड़ाते हैं। 80 की स्पीड पहुँचने वाली है इस टाइम गाड़ी की भाई, 80-85 की स्पीड तक मैंने गाड़ी भगा दी। अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं भगाना चाहता, क्योंकि मैं सेफली ड्राइव करना चाहता हूँ। देखो जितना ज़्यादा मैं भगा रहा हूँ इसको बिना वजह से, उतनी ज़्यादा ये मतलब परफॉर्मेंस तो इसकी अच्छी आ रही है, ठीक ठाक पिकअप आ रहा है मेरे को, पर इसकी एवरेज बहुत ज़्यादा कम आएगी इसी बीच में, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि 60-70 इकोनॉमिक स्पीड है 60 से 80 के बीच, तो ये आपका मानना गलत है, क्योंकि एवरेज जो है चाहे 80 के आप 100 की भगाओ, पर डिपेंड करता है आप एक्सीलेटर कैसे कर रहे हो गाड़ी को। अब मैं एकदम से दबा रहा हूँ पंजा, तो इससे क्या होगा, एकदम से पंजा दबाने पर ये तो अपना उसी हिसाब से मतलब रेस पकड़ेगी गाड़ी, पर होता क्या है कि पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा खींच लेती है इंजन, ठीक है, गाड़ी जो काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल खींच लेती है, जिस वजह से जो है एवरेज ना के बराबर आती है। तो यही रीज़न है। अगर आप मान लो स्पीड के हिसाब से एक्सीलेटर करते हो तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब ये मोड़ है, यहाँ पे अचानक से कोई सामने से आ गया ना, तो इसमें पावर ब्रेक भी नहीं है कि मैं एकदम से ब्रेक लगा सकूं। तो फिर से आगे 60 की स्पीड में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एक्सीलेटर देते हैं भाई, एकदम से अगर पंजे दबा देना 60 की स्पीड में, तो ऐसा लगता है कि नहीं पिकअप तो आ रहा है गाड़ी। भाई हॉर्न मारना जरूरी है। ये ऐसे टहलते हुए चलाते हैं ना स्कूटी, मेरे को थोड़ा सा डर ही लगता है इन बंदों से, कैसा ना हो कि ये टहलते हुए ना सीधा सड़क में आ जाए कि हाँ जी मेरे को यहाँ या वहाँ जाना था, तो ऐसी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है सड़कों में। तो 70 की स्पीड में चलिए इस टाइम गाड़ी, शायद आपको ये चीज़ महसूस नहीं हो रही होगी।
आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि गाड़ी का क्या पिकअप होगा इस टाइम। बस आपको मेरी गाड़ी का ना मीटर दिख जाए कि मीटर इस टाइम कहाँ तक भाग रहा है। वैसे तो मैंने फ़ोन इसी हिसाब से ऐड किया है यहाँ पे, अटैच सॉरी। भाई 80 और 90 की स्पीड में चली है गाड़ी। 100 तक पहुँचने को टाइम लग जा रहा है इस गाड़ी में, ये तो मानने वाली बात है। पर हिमाचल के रोड के हिसाब से देखा जाए तो गाड़ी बेस्ट है, ऐसी बात नहीं है। बस हाँ, अगर माइलेज के हिसाब से देखे जा रहे हो तो बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है, माइलेज ये गाड़ी नहीं देती है। और बात रही अगर इसके स्पेयर पार्ट की, एजेंसी में पता करोगे सस्ते मिलेंगे। और अगर चाहते हो कि गाड़ी आपको ऐसा समझ लो कि अगर कबाड़े वाले के पास भी अगर आप इसके स्पेयर पार्ट ढूंढोगे तो आपको हाफ से भी हाफ रेट में मिल जाएंगे। इतने बजट की गाड़ी है ये। बस आपको पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हम गाड़ी का काम कहाँ करवाएं, मेरा कहाँ पे ये काम सर सकता है। तो ये चीज़ों का पता होना जरूरी है। तो देखो मेरे को तो पता है कि हाँ जी कबाड़ में देखो अपने गाड़ी के स्पेयर पार्ट, वहाँ से उठाओ और अपनी गाड़ी में डालो, अच्छा रहता है। चलो 80-90 की स्पीड में चल रही थी गाड़ी, तो अभी है चढ़ाई और मेरे को लेनी है इस गाड़ी से ओवरटेक। भाई मैंने इस गाड़ी को पीछे कर दिया और गाड़ी की स्पीड है इस टाइम 60-70 तक पहुंच गई है स्पीड मारुति की। भाई साहब यही तो चाहिए था। और ये गाड़ी ना मैं आज दौड़ा रहा हूँ इतनी ज्यादा, बस ऐसी मजाक मस्ती में दौड़ा रहा मैं, बाकी इसका कोई ऐसा नहीं है, मतलब कुछ खास रीजन नहीं है। 80 की स्पीड में चली है इस टाइम गाड़ी। और सामने से आ रही है एक और गाड़ी, ब्रेक लगा लेते हैं हल्की सी। लो जी 70 की स्पीड में है गाड़ी इस टाइम। तो अब हम स्पीड कम कर लेते हैं, इतनी ज्यादा दौड़ानी नहीं चाहिए यार गाड़ी। एवरेज भी थोड़ी निकालनी है भाई, पूरा महीना चलानी है मैंने गाड़ी। और इतनी सैलरी मेरी है नहीं कि इस गाड़ी में बार बार तेल डलवाता रहूं और चलाता रहूं। ये थोड़ी सी ना, मतलब ऐसा समझो कि एडजस्ट कर रहा हूं मैं गाड़ी को अपने पास, कि हाँ थोड़ा सा शौक भी पूरा हो जाए और गाड़ी भी चलती रहे और टाइमली मैं कहीं भी पहुंच जाऊं। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। वैसे टाइमली दौड़ाने के लिए ना मेरे पास बाइक है, बाइक का ही यूज करता हूँ सबसे ज्यादा। तो अभी यहाँ से हम लेंगे टर्न लेफ्ट। आराम से भाई, ये गलत साइड लगा दी बंदे ने गाड़ी, ऐसे लगानी नहीं चाहिए। वैसे ये तरीका गलत है गाड़ी लगाने का, बहुत ही गलत। जबकि इसकी लेफ्ट साइड है ना बंदे की। चलो हम भी थोड़े से रूल तोड़ेंगे, क्योंकि मेरे को भी जल्दी है, मेरे को किसी के पीछे लगने की आदत नहीं है। हट जाओ भाई, बच्चों का ज्यादा टेंशन रहता है मेरे को, क्योंकि ये कभी भी छलांग लगा देते हैं गाड़ी के आगे, तो इनसे थोड़ा सा बच के। तो अब जो है पूरा का पूरा रोड जो है काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड मेरी मिनिमम होगी, मैक्सिमम बोल सकते हो 40 और कम से कम 10-15 इतनी की स्पीड होगी सबसे कम। इतनी स्पीड में चलानी पड़ेगी मेरे को गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना तंग है रास्ता। और बाकी सीन ऐसा कि रोड तो पक्का है, पर साइड में अगर आपको ठीक से दिख रहा हो ना, तो यहाँ पे थोड़े से खड्डे वगैरह ज्यादा है रोड के साइड। और अगर सामने से गाड़ी आगे स्पीड में, अगर मेरी गाड़ी ज्यादा स्पीड में हुई तो मेरा इतना रिस्क नहीं ले सकता कि मैं गाड़ी अपनी इन खड्डों में उतार सकूं साइड में। तो इसलिए गाड़ी का स्लो होना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि मैं अपनी सेफली गाड़ी जो है आराम से नीचे उतार सकूं और दूसरे भाई साहब को जो है मैं पास दे सकूं कि भाई तू निकल आगे। तो इसलिए थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, ऐसा नहीं खुला रोड है तो जैसे मर्जी चलाओ। बाकी ऑनलाइन भाई ड्राइवरी नहीं सीख सकते हो, इसके लिए आपको खुद गाड़ी चलानी ही पड़ेगी, चाहे ड्राइविंग स्कूल में जाओ। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ जी ड्राइविंग स्कूल ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। ऐसी बात नहीं है, आपको अच्छे से गाड़ी सिखा देते हैं ड्राइविंग स्कूल वाले। मैं खुद ड्राइविंग स्कूल में गया हूँ, पहले मेरे को भाई ने थोड़े बहुत सिखाए थे कुछ चीजें कि ऐसे गाड़ी चलानी है वैसे चलानी है, बस थोड़ा सा नॉर्मली। पर दूसरे की गाड़ी में हाथ कभी लगाया ही नहीं जाता, ठीक है।
तो इसलिए जो है मेरे को जो है ड्राइविंग स्कूल जाना पड़ा। अपनी खुद की गाड़ी खरीदने की मेरी औकात नहीं थी और गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा शौक भी था। और फिर मैंने जो है गाड़ी ड्राइविंग स्कूल में जाके सीखी। एक बार गया, फिर उसके बाद 1 साल बाद मैं दूसरी बार भी ड्राइविंग स्कूल में जाके गाड़ी सीखी। और उसके बाद जो है अब जाके तब मैंने फिर से गाड़ी ली, फिर इसको भी थोड़ा बहुत चलाया, एक्सपीरियंस लिया इस गाड़ी का, कुछ चीज़ें मैंने इसके बारे में जानी और इससे इतना मेरे को पता लगा कि ये गाड़ी सच में सीखने लायक है। ये गाड़ी अगर आप सीखने के पर्पज से गाड़ी ले रहे हो तो ये बेस्ट है। पर एक बात और ध्यान रखना, अगर आपने गाड़ी एक बार खरीद ली तो इसको बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाद में आपका मन ही नहीं करेगा इस गाड़ी को बेचें। ये सबसे बड़ा रीज़न है इसका। आप कोई भी गाड़ी खरीद लो, महंगी सस्ती नई पुरानी कैसी भी, एक बार खरीद ली चाहे वो घर में खड़ी रहेगी, वैसे ही जंग लग जाएगा उसको, पर बेचने का मन नहीं करता जब तक आपको मतलब 3-4 साल ना हो जाए ना गाड़ी को चलाते हुए, आपका मन नहीं भरने वाला। और वैसे कुछ सीन है, अब मैंने गाड़ी खरीदी, इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट थे। अब गाड़ी तो मेरे को चलानी थी और कोई मिल नहीं रही थी। मैंने गाड़ी खरीदी है, उसके बाद सोचा कि अब जो है जाके मैं इस गाड़ी में अब सोच रहा हूँ कि काम करवा ही लूँ। सामने से आ गई यार गाड़ी, ठीक है। तो फिर मैंने काम जब करवाया तो फिर मेरे को लगा कि जब इतना काम मैंने करवा ही लिया है गाड़ी का, तो अब इसको बेचने का फायदा नहीं है। अब इसको थोड़ा सा यूज कर लेते हैं 1-2 साल। अब 1-2 साल चलाने के बाद मेरे को लग रहा है कि इस गाड़ी को जो है मतलब थोड़ा सा और चलाना बाकी है, पर तब भी देखते हैं 4-5 महीने में अगर मेरे को ठीक लगे तो मैं, अगर मेरी नज़र में कोई गाड़ी आ गई अल्टो वगैरह या कोई भी गाड़ी 1-1.5 लाख के अंदर मतलब कोशिश मेरी ये रहेगी जितनी मेरे को कम प्राइस में गाड़ी मिले उतनी ठीक है। अच्छी कंडीशन में चाहिए इस बार मेरे को गाड़ी, तो फिर इस गाड़ी को बेच देंगे, अदरवाइज नहीं है। और गाड़ी बेचना, एक बार खरीद ली तो बेचना बहुत मुश्किल है, ये बात तो कन्फर्म है भाई, और चलाना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है भाई। मैं आपको बताऊंगा कि मारुति 800 खरीदने की असली वजह क्या है। तो देखो भाई, ये बिल्कुल उतराई है, ठीक ठाक अच्छी खासी उतराई है। और हाँ, इस बीच में आपको एक चीज़ और भी बतानी है मैंने, कि जो बोलते हैं ना कि हैंड ब्रेक इतनी सी खींचनी है थोड़ी सी, ठीक है। ये आपने आवाज़ सुनी, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो भाई हैंड ब्रेक लगी ही नहीं। अब ये देखो 5 6 अभी भी नहीं लगी, 7 8 ऊपर तक चली गई है और हैंड ब्रेक अभी भी नहीं लगी, हैंड ब्रेक लगाने पर भी। तो इसके लिए होता है जितना मर्जी जोर लगा लो, अब जाके रुकी है गाड़ी। ब्रेक नहीं लगा रहा मैं, ब्रेक की तरफ मत देखना, ठीक है। तो ये है भाई चक्कर, हैंड ब्रेक हमेशा बिल्कुल ऐसे लगाओ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए बाद में, ठीक है। ये 1-2 की गिनती भूल जाओ, 1-2 की गिनती में मत रहना, इस भरोसे में मत रहना कि हाँ जी 1-2 की गिनती की, हाँ यहाँ पे ब्रेक आपकी हैंड ब्रेक लग गई, बर्बाद हो गए आप किसी ना किसी को, या खुद भी मरोगे, ठीक है। तो अभी के लिए देखो भाई रोड है बिल्कुल ही घटिया, तो यहाँ पे मारुति 800 करती है अपना ज़्यादा स्ट्रगल। और देखो यार इस गाड़ी का लोहा काफ़ी मजबूत है, तो इस वजह से भी इस गाड़ी को खरीदा जाता है कि अगर थोड़े बहुत डेंट वगैरह तो बहुत मुश्किल से पड़ते हैं और रिपेयर भी हो जाते हैं। अगर कुछ चीज़ इसकी टूट भी गई ना गाड़ी की, तो वो भी आसानी से कबाड़ी वाले के पास मिल जाती है, तो स्पेयर पार्ट तो बड़े आराम से मिल जाते हैं। की रोड है कैसा, देखो खड्डे तो बहुत ज़्यादा है, तो गाड़ी तो है हमें साइड से लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे पहले ही लोगों का बसेरा है, तो यहीं पे मैं कर देता हूँ वीडियो ऑफ, आगे शायद काम चला हुआ होगा, इसलिए हमने गाड़ी साइड में लगा दी है क्योंकि बताया जा रहा है आगे रोड खराब है। तो अब क्या ही कर सकते हैं, तो यहाँ से उठाते हैं सामान और चलते हैं आगे, पैदल ही जाना पड़ेगा। मासी को फ़ोन किया था, वो बोल रहे हैं कि आगे रोड ठीक ही है, तू आ सकता है। अब बाकी देख के लगेगा पता रोड ठीक है या नहीं, ये तो अब थोड़ा बहुत रिस्क लेना ही पड़ेगा मेरे को। थोड़ा बहुत तो ठीक ही है, अब इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो देखो भाई ऐसी सड़कों पे एक ही दिक्कत आती है कि गाड़ी चढ़ाएं कैसे। हल्की गाड़ी है वैसे चढ़ने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, पर यहाँ पे काम आता है 4x4 पर। ये एक ऐसी मात्र गाड़ी है हमारे लिए कंफर्टेबल गाड़ी, जो कि 4x2 में फ्रंट व्हील ड्राइव है ये, और ये आसानी से इन सड़कों में चढ़ जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है मेरे को गाड़ी चढ़ाते टाइम। ये है भाई पत्थर, तगड़े वाला पत्थर, कहीं ना मेरे को ये पत्थर दिक्कत दे सकता है। और ये यहाँ पे अच्छा खासा नाला भी है, ये देखो जी, ये है नाला अच्छा खासा, और इस साइड से लेके जानी है मैंने गाड़ी। और वो शीशा भी देखना पड़ता है हमें,
गाड़ी तो उतार दी मैंने नीचे जैसे कैसे भी करके। अब ये लो जी, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। यहाँ पे बीच में पत्थर डाले गए हैं, ये बड़े बड़े पत्थर। चलो फ़ोन लगा लेते हैं अपनी जगह, अब क्या ही कर सकते हैं। उतार दी है गाड़ी तो अब क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। तो फिलहाल के लिए गाड़ी मैं सोच रहा हूँ यहीं कहीं लगा दूँ, पर इतना भी क्या है यार, आगे ले ही सकता हूँ मैं गाड़ी। भाई मुश्किल है, इसलिए ना नई गाड़ियाँ मतलब बहुत कम बंदे सोचते हैं कि यार नई गाड़ी खरीदें। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं नई गाड़ी खरीदने के लिए, और तब भी आप कहीं ना कहीं ये कंप्रोमाइज़ करते हैं कि यार 3-4 लाख रुपए लगा लेते हैं सेकंड हैंड गाड़ी के लिए, बेहतर गाड़ी ले आते हैं, 5 साल पुरानी गाड़ी भी चलेगी। तो यही है कुछ रीज़न। और ये देख सकते हो आप सामने है हमारी सेंट्रो 2009 मॉडल, जिसका रिव्यू सोच रहा था मैं लेने का। 1 मिनट, गाड़ी पहले साइड में लगा लेते हैं यहाँ पे, तब करते बात। तो गाड़ी कर लेते हैं यहाँ पे बंद। तो ये रही भाई सेंट्रो। तो इसकी भी कुछ कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, तो सुनाएंगे आपको थोड़ी देर बाद। तो ये है सेंट्रो और ये है उसकी चाबी, जो कि मिलते हैं हमें। अरे क्या सीन है इसका, चलो सीन जो मर्जी हो। पहले ऐसे बता देता हूँ कि इसकी गाड़ी की ना बैटरी हटा दी गई है इससे, क्योंकि इसकी गाड़ी की बैटरी ना लो हो जाती है और एक गाड़ी आजकल खड़ी ही रहती है। तो फिलहाल के लिए सीन भाई ऐसा है, इस गाड़ी का छोटा सा मतलब कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी मैंने। जैसे कि इस गाड़ी की जो है पासिंग हुई है अभी 5-6 महीने पहले, और इस गाड़ी में जो है पासिंग का खर्चा आया था 25,000 रुपये। और इसी बेस पे जो है मैंने आप लोगों को बताया कि गाड़ी की पासिंग का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। और आप लोग काफ़ी टाइम से बोल भी रहे थे कि और गाड़ियों का रिव्यू लो, तो जैसे कि अल्टो वगैरह का, पर मेरे पास अल्टो वगैरह है नहीं, अब किसी की मांग सकता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने चैनल के बारे में भी किसी को बताया भी नहीं है। तो ऐसा है कि ये गाड़ी घर में खड़ी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में छोटी मोटी डिटेल आप लोगों को दे ही दूँ, क्योंकि जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, पासिंग के लिए गाड़ी की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, तो ये देख लो, बिल्कुल पूरी की पूरी नई। पीछे वाले टायर भी आप देख सकते हो, ये भी नए हैं, और फ्रंट वाले भी बिल्कुल नए के नए ही हैं। और साथ में जो है एक चीज़ ये भी है, ये इस वाली साइड ना पूरी की पूरी रिपेयर हुई है गाड़ी की, और ये रिम वगैरह भी आप देख ही सकते हो कि ये भी बिल्कुल नए के नए ही हैं। तो फिलहाल के लिए इसमें आते हैं पूरे कंट्रोल, ये चाबी के रिमोट कंट्रोल है ये। पर इसमें जो है अभी के लिए क्या किया गया है कि इसकी बैटरी जो है यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दी है, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, इसकी गाड़ी की बैटरी जो है जल्दी ही लो हो जा रही थी, जिस वजह से जो है बैटरी की तार हटा दी गई है। और फिलहाल के लिए भाई के पास, ये भाई की गाड़ी है, छोटे वाले की। मेरी मासी के 2 लड़के हैं, एक बड़ा आर्मी में है और छोटे वाला बैंक में मैनेजर है। तो इन दोनों के पास अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं, एक के पास फ्रॉन्क्स है छोटे वाले के पास, और बड़े वाले के पास है XUV 500। तो ये जो थी ये मेरे मास्टर की गाड़ी है, इस गाड़ी को जो है छोटे वाला भाई ही यूज़ करता है। तो अभी के लिए इसकी पासिंग थी, और पासिंग में जो जितना मैंने आपको खर्चा बताया कि इस गाड़ी के ऊपर आया था 25,000 रुपये इसकी फ़ीस थी। और बाकी जो है इस गाड़ी के साइड में जो है डेंट था एक छोटा सा, ये बता देता हूँ मैं आपको। इस साइड में एक डेंट था, और ये इतना एरिया पूरा का पूरा रीपेंट हुआ है इस गाड़ी का, तो जिसका खर्चा भी 25,000 रुपये आया था। और एजेंसी में जब इस गाड़ी की हमने सोचा कि क्यों ना इस गाड़ी को पास करवाने से अच्छा है कि हम गाड़ी चेंज करवा लेते हैं, तो इसकी कीमत लगाई थी एजेंसी वालों ने 40,000 रुपये। अब वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि एजेंसी वाले हमें ठग ही रहे हैं एक हिसाब से। तो उसमें क्या था कि देखो 40,000 रुपये एजेंसी वालों ने कीमत लगाई, अगर उस टाइम पे इस गाड़ी को हम बेच देते एजेंसी वालों को, एक्सचेंज कर लेते ना गाड़ी, तो शायद हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा भी रहता। तो क्योंकि भाई ने मेरे ने बोला, बड़े वाले भाई ने, कि इस गाड़ी को जो है 40,000 में एजेंसी वाले ख़रीद रहे थे, और उसके बाद जो है देखो अगर हमने इस गाड़ी को बेचा नहीं तो अब देखो 40,000 तो वो हमारे गए, और साथ में जो है इसके ऊपर 40-45,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आ गया गाड़ी के ऊपर, क्योंकि रीपेंट हुई है एक साइड से पूरी की पूरी गाड़ी, और इंजन का भी छोटा मोटा काम हुआ इस गाड़ी का, और इसके साथ साथ जो है 25,000 रुपये इसकी फ़ीस लगी, और बाकी का छोटा मोटा खर्चा टायर वगैरह डले पेंट वगैरह हुआ, वो बाकी का नॉर्मल खर्चा वो आप साइड में रख लो। तो मतलब 1 लाख रुपए तक की ये गाड़ी पड़ गई है इस टाइम पे। तो अब समझो कि अब इसको सेकंड हैंड बेचें भी तो किस बेस पे बेचें, खर्चा तो इतना आ गया। अब कोई 1 लाख या 1.5 लाख रुपए में इसको शायद कोई ही खरीदेगा, अगर चलो खरीद भी ली तो
अब बेचने का मन भी नहीं करता, क्योंकि देखो यार गाड़ी बिल्कुल सारी की सारी नई है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार 40,000 रुपये काफ़ी कम कीमत लगा रहे हैं गाड़ी की, पर कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि पासिंग होने से पहले वो कीमत जायज़ होती है। तो उस बेस में ना गाड़ी अगर बिक रही है तो बेचने दो, ठीक है, नहीं तो काम करवाते करवाते ना आपको लगेगा बाद में कि यार इससे बेहतर तो मैं कोई और ही गाड़ी खरीद लेता। तो ये सीन होते हैं। तो इसकी छोटी सी डिटेल देनी थी मैंने। इसका फुल रिव्यू आपको बाद में देंगे कभी, जब गाड़ी चलाने लायक हो जाए हम इस गाड़ी को, क्योंकि आपको पता है इतने सब्सक्राइबर मेरे हैं नहीं, और भाई को वगैरह को मैंने किसी को अपने चैनल के बारे में बताया नहीं है, तो कोई बंदा मेरे को ऐसे गाड़ी चलाने को नहीं देगा। तो फिलहाल के लिए यही सीन था इस गाड़ी का, जो कि मैंने आप लोगों को बताना था। और देखो खड़े खड़े यहाँ पे टायर बिल्कुल रिम भी धस चुका है। तो ये है भाई सेकंड हैंड गाड़ियाँ। वैसे देखा जाए तो सेकंड हैंड नहीं है, फर्स्ट हैंड है ये, पर सेकंड हैंड की कीमत बता रहा हूँ मैं कि ये गाड़ियाँ अगर आपको सेकंड हैंड खरीदनी है ना, तो कम से कम 1.5 लाख से नीचे तो ये नहीं आने वाली। और वो भी सेंट्रो, इनका जो इंजन इतना दमदार होता है, इसमें तो क्या ही बोल सकते हैं। अब जी हाँ, मैं हो चुका हूँ फ्री अपनी मासी के घर से। अब जा रहा हूँ मैं अपने घर। तो अब देखते हैं भाई आगे का सीन क्या रहेगा। और एक दोस्त आया है मेरा आज घर में, तो आज उससे भी करते हैं बातचीत, और बाकी के क्या ही प्लान्स रहेंगे। तो देखो भाई मारुति के लिए ना इतना ज़्यादा स्ट्रगल होता नहीं है, चाहे रोड कैसा भी हो, ऑफ रोड वाला हो या फिर प्लेन हो, कैसा भी हो रोड, मारुति जो है हर जगह मतलब स्ट्रगल कर ही लेती है, मतलब आराम से निकल जाती है। खासकर ये वाली गाड़ियाँ तो शायद इसी बेस पे बनाई थी, हिमाचल के रोड वगैरह देख के मेरे को तो ऐसे लगता है। पर ये गाड़ियाँ हर जगह परफेक्ट है, पता नहीं क्यों बाकी स्टेट में ये मॉडल पता नहीं किस लिए ये बंद कर दिया है। अब यहाँ की बात करें ना, तो यहाँ पे तो ये चीज़ बढ़िया है। एक हाथ से स्टीयरिंग मोड़ दो, बस लेफ्ट राइट देखना है और क्या ही करना। ये देखो, ऐसी बात नहीं भाई, एक हाथ से स्टीयरिंग मोड़ सकते हो आप अगर मोड़ना चाहो तो। कभी कभार करता ही है थोड़ा सा गड़बड़ी, पर ठीक है, इतना तो अब चलता ही है। और यार ये मोबाइल होल्डर दे गया मेरे को धोखा, ये पता नहीं किस कंपनी का है, पर ये खरीदना नहीं है अगली बार, कभी भी नहीं। तो भाई अब जा रहा हूँ मैं अपने घर, क्योंकि यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो गया और आगे से आगे बस। हाँ, तो अब ये बिल्कुल पूरी की पूरी गाड़ी ना मेरी न्यूट्रल ही जा रही है, नीचे तक ना बिल्कुल उतराई ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गाड़ी जो है बहुत ही कम तेल पी रही है इस टाइम। बस फिलहाल के लिए गाड़ी मैंने बंद नहीं की है, पर फिलहाल जो है गाड़ी मेरी न्यूट्रल ही है। अब ये देख सकते हो क्लच वगैरह हमने साइड में रखा है, पैर बस ब्रेक पे है हमारा पैर, और सारी उतराई। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों पे जो है गाड़ी में फ्यूल बच जाता है, बाकी तो इससे कुछ उम्मीद नहीं है कि एवरेज वगैरह की। बस इन छोटी छोटी चीज़ों पे हम बस फ्यूल बचाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। बाकी जो है फ्यूल बचाने के लिए ज़्यादा स्पीड में गाड़ी भगानी नहीं है, फालतू का एक्सीलेटर नहीं देना है। तो भाई इस टाइम देख लो, अब गाड़ी हमने खड़ी की है बिल्कुल सुनसान जगह पे। तो ये है भाई यहाँ के हाईवे, और यहाँ पे दूर दूर तक ना आपको बहुत कम घर देखने को मिलते हैं। तो गाड़ी देख लो पहले आप, गाड़ी की कंडीशन अच्छी खासी है ना, काफ़ी हर जगह से धूल ही धूल मिट्टी। ये देखो कीचड़ में बिल्कुल गंदी हो गई है गाड़ी। तो अब जो है गाड़ी क्या टाइम आ गया है अब इसको दौड़ाने का, तो अब करते हैं वही काम जिसके लिए हम आए हैं। अगर आप इसकी आवाज़ महसूस कर सकते हो ना गाड़ी की, तो आपको इतना पता जरूर लग रहा होगा कि गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है इस टाइम। अब पता नहीं गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है, उस वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है, क्या रीज़न है, पर मज़ा काफ़ी आ रहा है इसको चलाने का इस टाइम पे। क्योंकि इस टाइम पता क्या है, मैं पेट्रोल की परवाह नहीं कर रहा कि हाँ जी ये गाड़ी इतना तेल पिएगी उतना पिएगी, मेरे को उससे मतलब नहीं है इस टाइम के लिए खासकर। तो अब चलने दो, और कुछ टाइम बाद सोचते हैं अगर मेरे 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे ना, उस टाइम देखूंगा मैं एक कैमरा खरीद लूँगा। फिलहाल की सच बता रहा हूँ, मैंने जो है ना मतलब मेरा तो बजट भी नहीं है, और मैंने ये चैनल इस पर्पज़ से भी नहीं बनाया था कि हाँ जी मैं इसमें रेगुलर जो है कंटेंट वगैरह बनाऊँगा। बस ऐसा था कि छोटी मोटी मेरी प्रॉब्लम थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इस वजह से मैंने ये चैनल भी बनाया था। और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प भी की है, और अभी भी कर रहे हो। जैसे कि छोटे मोटे मैंने गलतियां की, अभी पिछली वीडियो मैंने डाली थी जिसमें मैंने जो है सर्फ से ही अपना गाड़ी का रेडिएटर धो दिया था, और आप लोगों ने फिर कमेंट भी किया था। एक भाई ने, मतलब मेरे को एक न एक भाई ऐसा मिल ही जाता है जो मेरी गलती पकड़ के मेरे को बता देता है कि भाई तूने ये गलती की है, ऐसा मत करना, इससे ये नुकसान है, वो वजह भी बता देते हैं।
तो उसकी तरफ मैं थोड़ा ध्यान भी देता हूँ और वही मैं चीज़ आप लोगों को, बाकी लोगों को भी बता देता हूँ जितने मेरे वीडियो देख रहे हैं इस टाइम, की ऐसी गलती आप मत करना जो भी है। तो ऐसा समझ लो कि आप लोगों के लिए गाड़ी एक डेमो कार है जिसमें हम छोटा मोटा मतलब गलतियाँ करते भी रहते हैं, जानबूझ के नहीं करते हैं, मतलब अचानक ही होती है और उसके बाद जो है उसका सोल्यूशन क्या है, इससे क्या दिक्कत आएगी, वो चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं इस वीडियो में, बाकी तो कुछ नहीं। ईसुजू भाई गलत आया बंदा, बिल्कुल गलत, एकदम से आया ये रोड में, सरेआम गलती है भाई इस बंदे की। अगर मेरा ध्यान ना पूरा फोन में होता ना अगर, तो मैंने ठोक दी थी ये गाड़ी। अभी हम स्पीड बढ़ाएंगे, 60-70 करेंगे अभी। भाई थोड़ी टहल रही है गाड़ी यहाँ पे, 80, हाँ लगा ही लेता हूँ ब्रेक। चलो एक बार दौड़ा लेते हैं इसको, 100 तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। नहीं 100 तक बहुत मुश्किल है, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि एकदम से मोड़ आ जा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मैंने बताए हैं कि हिमाचल के रोड ऐसे हैं कि लोगों के घरों से गुजर रहे हैं यहाँ पे हाईवे, और यहाँ पे जो एकदम से कोई भी बंदा अचानक से सड़क में आ जाता है, और इन गाड़ियों की आवाज़ भी इतनी कम है कि अब क्या बताऊं, कि लोगों को पता भी नहीं लगता कि आगे से कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सीन हो जाते हैं कभी कभार। अब जैसे बैल देखो, अब इसे आंटी ने बैल दौड़ाया इस साइड को, तो ये सीधा सड़क में आया, ये पहले अपनी साइड में था, अब वहाँ से आंटी ने डंडा उठाया और बैल आगे सड़क में। तो ये क्या, अब इसमें आप खुद बताओ कि किसकी गलती हो सकती है। भाई किसी को दोष नहीं दे सकते हो, दोष उसी का ही है जो ड्राइवरी कर रहा है भाई, जो बंदा ध्यान नहीं दे रहा। तो सीधी सी बात है, गलती ड्राइवर की ही होती है, क्योंकि उसके पास पूरा कंट्रोल होता है। मतलब जैसे मैं देखो 60 स्पीड में चला रहा हूँ गाड़ी, एक्सीलेटर दिया और बस जी 80 की स्पीड में नॉर्मल 80-90, ये एकदम से स्पीड पहुंचा देती है 80-90 तक। 50-60 की स्पीड में चलिए ना गाड़ी, पंजा दबाओ, सीधा एकदम से 80 की स्पीड में आप किसी से भी ओवरटेक कर लो। और भाई इस गाड़ी में मैंने 1000 रुपए का तेल डलवाया था। अब जो है इसे, ये पहले थी हाफ से ऊपर थी इसकी टंकी, ये जो सुई थी ना हाफ से ऊपर थी पेट्रोल की, अब ये बिल्कुल हाफ से भी कम पे आ गई है। तो इतना देख लो कि जिस हिसाब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, ये देखो पहले भाई ये सुई जो थी ना गाड़ी मतलब पेट्रोल की, ये पहले हाफ से ऊपर थी, 3-4 डंडे थे, कम थी ये सुई। और देख लो आज मैंने इतनी गाड़ी चलाई है, इतनी स्पीड में चलाई मैंने 40-45 ही किलोमीटर, पर अब जो है सुई जो ये हाफ से भी कम आ गई है। तो यही वजह है भाई, अगर गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा दौड़ाओगे ना तो ये उतने ही ज़्यादा तेल पिएगी। अगर गाड़ी को आप मज़े से चलाओगे, मतलब हल्का एक्सीलेटर दे रहे हो, बहुत ही हल्का, बहुत ही प्यारा, और 4th गियर में चलाने की कोशिश कर रहे हो गाड़ी को, गाड़ी चाहे किसी भी गियर में चलाओ, गाड़ी गियर के हिसाब से उसकी स्पीड होनी चाहिए, लिमिटेड स्पीड होनी चाहिए, उससे ना ज़्यादा ना उससे ना कम, क्योंकि कम स्पीड में भी कभी कभार गियर डैमेज हो जाते हैं। तो यही है भाई सारा सीन। तो अब जल्दी करते हैं और घर पहुंचना है मैंने, अब इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ मैं। तो अब मैं घर पहुंचने वाला हूं, यहाँ से मेरा घर जो है 5-7 किलोमीटर दूरी है, मतलब 5-7 में नहीं, थोड़ा कम ही समझो आप। तो भाई अब मैं वीडियो एंड करने वाला हूं, तो एंड करने से पहले जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। देखो यार, जब मैंने ये गाड़ी खरीदनी थी तो मैंने भी आप लोगों की तरह जो है यूट्यूब में और अपने कुछ भाइयों से, दोस्तों से काफ़ी डिस्कस की कि यार मेरे को सेकेंड हैंड गाड़ी दिलवा दो, जितना कम रेट में हो सके उतने कम रेट में। क्योंकि देखो मेरे को गाड़ियों की ज़रा भी नॉलेज नहीं थी कि गाड़ी में क्या चेक करनी चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कहीं मैं बिना वजह से फालतू का पैसा तो नहीं दे रहा हूँ किसी को। तो ये काफ़ी चीज़ें थी मेरे माइंड में जब मैं गाड़ी खरीदने गया था। और आप लोग भी कहीं ना कहीं गाड़ी खरीदना चाहते हो सेकंड हैंड, और आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसे बातें होगी कि यार मेरे को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए। तो ऐसा कुछ सीन था मेरा भी। अब बीच में क्या था कि मैं यूट्यूब पे भी सर्च कर रहा था काफ़ी वीडियोज़ की, थोड़ी बहुत मेरे को नॉलेज मिल सके
आगे। तो मेरे को कोई नॉलेज नहीं मिली, बस वही कि हाँ जी एक्सीडेंटल गाड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए। क्यों नहीं खरीदनी चाहिए मेरे को कोई पता नहीं। और दूसरी बात जो है, और हाँ जी गाड़ी चेक करते टाइम जो है बस इंजन ऑयल चेक कर लो, टायर वगैरह चेक कर लो, ये हो गया। बस ये साइड की रबड़ वगैरह है ये खींच के देख लो, एक्सीडेंटल तो नहीं है गाड़ियाँ। अब मेरे को चाहिए भाई 15 साल पुरानी गाड़ियाँ जो कि जिनकी पासिंग हो गई हो और मैं उनको 5 साल बड़े आराम से चला सकूं। तो उस हिसाब से ना मेरे को कोई भी बंदा ना नॉलेज नहीं दे रहा था। मैंने अपने भाइयों को बोला कि भाई मेरे लिए ना गाड़ी ढूंढ दो, तो उन्होंने भी थोड़ा बोला कि ठीक है करते हैं, कोशिश करते हैं, पर भाई कोई फ़ायदा नहीं है लेके ये गाड़ियां बंद हो रही हैं। 15 साल पुरानी है, 15 साल से ज़्यादा चलेगी नहीं, ऐसे फालतू में पैसा खर्च कर रहा है ये वो। तो देखो यार आपके सामने है गाड़ी, 15 साल पुरानी गाड़ी है और ये चल रही है। मेरे भाई की गाड़ी भी 15 साल पुरानी है, मतलब 15 से थोड़ा ज़्यादा ही समझ सकते हो आप, 20 साल पुरानी, और आगे भी वो गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो ये तो बोलने वाली बात है। कोई चाहता नहीं है कि आप गाड़ी खरीदो, आपको सुनाने के लिए बहुत से बहाने बना देंगे लोग, और ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करो, आप कर्जे में आ जाओ, आप अपनी जेब मत देखो, बस आप चीज़ लो ऐसी बेहतर। मतलब आपका दिमाग ना खराब कर देंगे लोग जब आप गाड़ी खरीदने जाओगे। मतलब सोच रहे हो कि हाँ जी मेरे तना बजट नहीं है, पर शौक भी तो एक चीज़ है भाई, आज नहीं करो कब करोगे, मरने के बाद। तो इसलिए ऐसा है। देखो मेरी वीडियो में, मैं अपनी वीडियो में मैक्सिमम यही बताता हूँ कि आपके बजट के हिसाब से गाड़ी का प्राइस क्या होना चाहिए। ठीक है, आप गाड़ी खरीद रहे हो, आपका बजट क्या है। थोड़ा सा मेरा भी बोलने का कुछ अलग ही ढंग है, मेरे को थोड़ा सा उतना बात करने नहीं आता ना, थोड़ा आप अंडरस्टैंड कर लेना यार। मैं पहले इसके लिए सॉरी चाहता हूँ आप लोगों से। तो बात ऐसी है कि भाई मैं मैक्सिमम यही इसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ कि आपका जो जितना बजट है उस हिसाब से आपको कैसी गाड़ी मिल सकती है। तो बस भाई अब जो है रोड थोड़ा सा तंग ही है, तो मैं चाहता हूँ कि यहीं पे बात ख़त्म कर देता हूँ मैं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर बात करने लगा तो घर ही पहुँच जाऊँगा मैं से, और ऐसा ना हो कोई आगे से गाड़ी वगैरह ठोक दे मेरी। तो ठीक है भाई, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थोड़ी सी बातें अधूरी रह गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट जरूर करना। कमेंट तो भाई ज़रूर करना, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ गलत बोल देता हूँ और आप लोग ही हो जो मेरे को बताते हो कि भाई तूने ये चीज़ गलत बोल दी है, ये नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, और ये काम गलत कर दिया है तो ये इसको ऐसे सही करना है। तो ठीक है, और विशाल भाई थैंक यू सो मच जो आपने मेरे को इतने अच्छे से गाइड किया कि ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगली बार मैं ध्यान रखूँगा और अपने भाइयों को मतलब वीडियो भी उसी चीज़ से रिलेटेड बनाऊँगा जो इंपॉर्टेंट हो। बाकी फालतू का कंटेंट बनाने की मैं कोशिश नहीं करूँगा। तो ठीक है, फिर अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।